गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने बात की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, जिसमें 3 परतें रासायनिक संगठन के आधार पर आपको बताई गई थी, जिसमें सियाल, सीमा और निफे। आधुनिक मत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो परतें हमने बताई, उसमें बताया क्रस्ट, मैंटल और कोर। साथ ही ये भी बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी सीधे तौर पर हमारे विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन चूँकि जो अंदर जितनी भी जो घटनाएं, जो भी शक्तियाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करती हैं और उनका जो परिणाम हमारे सामने जो आता है वो धरातल पर परिलक्षित होता है, और भूगोल पृथ्वी तल का ज्ञान प्रदान करने वाला विषय है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करती है, इसलिए हमको उसको पढ़ना आवश्यक था। हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के धरातल पर। हमको मोटे तौर पर जब हम मानचित्र को देखते हैं तो या ग्लोब पे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर स्थलीय भाग है या फिर जलीय भाग है। स्थलीय जो भाग हैं वो महाद्वीप हैं, छोटे छोटे जो नज़र आते हैं वो द्वीप हैं। इसके अलावा जो चारों तरफ पानी इस स्थलीय भाग की ओर फैला हुआ है वो है महासागर। इन महाद्वीप और महासागरों को हम प्रथम श्रेणी उच्चावचों में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी उच्चावच, जो कि आंतरिक बलों के द्वारा जो घटनाएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती हैं, और वहाँ पर प्रथम श्रेणी उच्चावचों पर जो वो आकृतियाँ हमको मोटे तौर पर नज़र आती हैं, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, ये सब द्वितीय श्रेणी उच्चावचों की श्रेणी में हम सम्मिलित करते हैं। और फिर प्रथम और द्वितीय श्रेणी उच्चावचों के ऊपर विभिन्न कारकों के द्वारा बनने वाली जितनी स्थलाकृतियाँ हैं वे सभी तृतीय श्रेणी उच्चावचों को में सम्मिलित की जाती है। यहाँ आज हम बात कर रहे हैं महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की। अब महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति पृथ्वी के बाद, मतलब हम यूँ देखें कि पहले पृथ्वी को अलग अलग विचार थे लोगों के, जिस प्रकार से उनको उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई, उसी के आधार पर उन्होंने उसको एक अपने सिद्धांत के रूप में या भूगोल से संबंधित जो पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारियाँ थी उनके बारे में बात की। पहले वो गैसियस रूप में थी, धीरे धीरे वो तरल रूप में आई और फिर वो कालांतर में ठोस रूप में आ गई। ठोस रूप में जो उभरे हुए भाग हैं वो महाद्वीप हैं, जिन यहाँ पर जो संघनन की प्रक्रिया रही, जिसके कारण वायुमंडल बना और इसके अंदर जो जल जो है वहाँ पर, और उसी से वो ठंडा होकर ठोस रूप प्राप्त हुआ। तो ऊपरी सतह के ऊपर जो जल पाया जाता है वो महासागरों के रूप में है, जिसको जैसी जिस समय में जानकारियाँ थी उसके आधार पर उन्होंने अपने मत प्रकट किए, जिसमें 1785 में जेम्स हटन, जिन्होंने बहुत सी बातें कही, उनके मतलब जो प्रमाण उनको दिखे, कुछ लक्षण उनको दिखे, प्रकृति के स्वभाव को उन्होंने समझा, उसके आधार पर अपने मत उन्होंने प्रकट किए। इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत और भी आए हैं, जैसे लोथियन ग्रीन जिनका चतुष्फलक सिद्धांत है, लॉर्ड केल्विन जिनका वायव्य कुंडलाकार निहारी का सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सामने हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, आगे अब चलकर हम पढ़ेंगे सिद्धांत को, वो है अल्फ्रेड वैगनर का, जिन्होंने महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया 1908 में। फिर बाद में धीरे धीरे, क्योंकि वो यूरोप में उनका जन्म हुआ, जर्मन वो थे, तो वहाँ पर, और फिर जब कोई भी सिद्धांत दिया जाता है तो उनकी आलोचनाएं भी साथ साथ होती है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कि भाई
कौन सी चीज़ आपने बताने की कोशिश की, ये बताया, तो फिर इसका जवाब, क्योंकि कई चीज़ें पूछी जाएंगी उनसे। धीरे धीरे जब और भी तो लोग सब इसी काम में लगे हुए, उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया है और उनके सामने बहुत सारी आलोचनाएं सामने आती है, फिर उसको परिष्कृत करते करते उन्होंने 1912 में दिया, 1917, 18 यूँ करके अलग अलग अपने सिद्धांत को उन्होंने उन प्रश्नों के आधार पर जवाब देते हुए परिष्कृत किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल व स्थल का वितरण किस प्रकार से है। सर्वाधिक जो भाग है वो जल के अंतर्गत है, जिसमें 70.8% जो भाग है वो जलीय है पृथ्वी पर। स्थलीय भाग 29.2 है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, जबकि दक्षिणी भाग में जल की प्रधानता है या महासागर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सामान्य बात है जिसको हमको जान लेनी आवश्यक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोथियन ग्रीन ने जो दिया था उससे संबंधित कुछ, बाकी आप पुस्तक से पढ़ेंगे आराम से शांति से बैठ के। आपको पहले भी कहा है कि कोई भी जब सिद्धांत पढ़ेंगे या भूगोल पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर विशेष रूप से भौतिक भूगोल, इसके अंदर हम देखेंगे कि पहले हम बात करें जो भी हमारे सामने पुस्तक से के द्वारा प्रस्तुत है उसको हम कहानी के रूप में पढ़ें शांति से, कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके ऊपर बनने वाले जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी उच्चावच हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और वर्तमान में स्वरूप इनका कैसा हमको देखने को मिलता है। यहाँ हम बात करें चतुष्फलक, जो परिकल्पना को भी आप यूँ समझ लें कि परिकल्पना वो है कि जो कल्पना से भी परे है। ये सिर्फ कुछ क्योंकि वहाँ जाकर कोई ऐसे प्रमाण उन्होंने जो भी उस समय के भूगोल वेत्ता रहे हैं या जो भी उस समय के विद्वान थे, उन्होंने अपने ज्ञान मतलब कल्पनाओं से भी परे होकर उन्होंने कुछ बातों को सोचा और उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया। धीरे धीरे उसमें बहुत सारे संशोधन हुए कि वो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उनके आज वर्तमान के आसपास ही वो बातें वो कर रहे थे। और ये भी बात बड़ी है कि यहाँ रहकर उन्होंने उस समय उस पूर्व की बातों को भी यहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश की थी। इनमें जैसे लोथियन ग्रीन की संकल्पना है जो कि इली डी व्यूमाउंट की पैटागोनल डोडी क्रिहाडान परिकल्पना का संशोधित रूप है। इस सिद्धांत में ग्रेगरी व फ्रैक ने संशोधन किया 1930 में। लोथियन ग्रीन का सिद्धांत फेयर बर्न की खोज पर आधारित है, जिसके अनुसार यदि गोलाकार वस्तु पर चारों ओर समान भार द्वारा दबाया जाए तो उसकी आकृति चतुष्फलकीय हो जाएगी। इस प्रकार चतुष्फलक की यह आकृति है जो बराबर भुजाओं वाले सपाट तथा चपटे धरातल वाले 4 त्रिभुजों से निर्मित है। इस प्रकार से उन्होंने कहकर अपने जो महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है उसके बारे में उन्होंने बताया। विशेष रूप से जो आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है उसके अंदर वैगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पूछा जाता है परीक्षा के अंदर आप लोगों से। अब ये अल्फ्रेड वैगनर जो है वो एक जर्मन जलवायु वेत्ता थे। बेसिकली इनको जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करने का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। इसके अंदर जब उन्होंने कुछ चीज़ें देखी वहाँ पर जो वर्तमान जलवायु के बिल्कुल विपरीत उनको दिखाई दे रही थी, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर हिमानी के कुछ अवशेष या प्रमाण उनको मिल रहे थे कि कभी यहाँ पर हिमानी की गतिविधियाँ रही हैं। हिमानी मतलब बर्फ, हिम। तो उनसे संबंधित प्रमाण उनको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिखाई दिए, जो कि एक विपरीत बात थी। और जो शीत कटिबंध थे वहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रकार के प्रमाण या अवशेष उनको प्राप्त हुए। तो उन्होंने इस बारे में विचार करना प्रारंभ किया कि या तो फिर
स्थलखंडों का स्थानांतरण हुआ है, इसके अलावा या फिर जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है। अब दोनों बातों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी सिद्धांत देने से पूर्व ये सभी को करना आवश्यक होता है कि वो प्रमाणित करे कि ये बातें सत्य है। अब इन दोनों बातों से संबंधित उनको, तो ये दो विपरीत बातें जब उनके सामने आई, उनके आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हालांकि इस सिद्धांत में बहुत सारे आलोचनाओं के पश्चात उसको परिष्कृत किया गया है, लेकिन ये भी बात है कि यह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है वर्तमान में जो सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, उसको इसकी आधारशिला के रूप में हमको देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के प्रारंभ में, जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि भूवैज्ञानिक समय सारणी को आपको ढंग से देख लेना है। उसके आधार पर जब भी कोई सिद्धांत होंगे या कोई बातें आपको भूगोल के अंदर बताई जाएंगी, उसमें वो उन कालखंडों के बारे में चर्चा की जाएगी, तो वो आप लोगों के सामने समय सारणी दिमाग में होंगी, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे सिद्धांत को। जैसे इस सिद्धांत में ये बताया जाता है कि कार्बोनिफेरस पीरियड से पूर्व जो वर्तमान में हमको अलग अलग महाद्वीप और महासागर नज़र आते हैं, वो एक संगठित रूप में थे जिसका नाम पेंजिया था। उसके चारों ओर जो फैला हुआ जल था उसे पैंथालासा कहा गया। यह पेंजिया दो भागों में विभक्त था। उसको विभक्त करने वाली जो भूसन्नति थी वो 33 महासागर था। यहीं पर हम बात करेंगे बाद में, जब सिद्धांत को और परिष्कृत किया जाएगा तो पर्वतों के निर्माण से संबंधित बातों पर भी इसमें चर्चा होगी। तो यह जो 33 महासागर की भूसन्नति है, यहाँ पर जो वर्तमान में हिमालय पर्वत है और उसकी जो 7 की जो श्रृंखलाएँ हैं उनकी उत्पत्ति पर इसी के द्वारा चर्चा की जाएगी। अब इस पेंजिया को जो 33 के द्वारा विभक्त किया गया था, इसका उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है। इसी के आधार पर इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से बलों ने ऐसा कार्य प्रारंभ किया पृथ्वी के आंतरिक भाग में, और जो बाह्य जो शक्तियां हैं जो कार्य कर रही थी, जिनके द्वारा वो संगठित महाद्वीप विखंडित होकर अलग अलग स्थानों पर चला गया। पूर्व में जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे हम, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह मतलब क्रस्ट के अंदर ऊपर से लेके और नीचे 100 किलोमीटर तक का भाग, जिसे हम चट्टान मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक ठोस चट्टानों की भांति है, उनसे बना हुआ है ठोस चट्टानों से। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हमने आंतरिक संरचना में ये देखा कि तापमान में वृद्धि होती है, और उस तापमान वृद्धि के कारण वहाँ पर पाई जाने वाली शैलें पिघली हुई अवस्था में हमको देखने को मिलती है। दबाव होने के कारण वो पिघली हुई जो चट्टानें हैं वो चारकोल की भांति व्यवहार करती हैं। उस निचले वाले भाग को हम एथेनोस्फेयर कहते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो लिथोस्फेयर वाला जो भाग है, जो ठोस चट्टानों का बना हुआ है, वो आंतरिक बलों के कारण वहाँ उनके अंदर विस्थापन का कार्य चल रहा है। चूँकि पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर भी, एक्सिस के ऊपर भी गति करती है, उसके फलस्वरूप उनमें विखंडन भी हुआ और साथ में उनके अंदर विस्थापन का कार्य भी प्रारंभ हुआ। इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे महाद्वीपीय विस्थापन के कारण क्या रहे, जिसमें विषुवत रेखा या उत्तर की ओर विभेदी गुरुत्वाकर्षण बल व पल्लवनशीलता का बल कार्य कर रहा था। उसके अलावा महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह जो हुआ, जिसके अंदर सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल कार्य कर रहा था। विभेदी गुरुत्वाकर्षण बल एवं पल्लवनशीलता के बल के कारण महाद्वीपों में भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन हुआ, तथा ज्वारीय बल के कारण, ज्वारीय बल किसका, सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो, उसके द्वारा पृथ्वी के घूर्णन के साथ महाद्वीपीय भाग पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। ऐसा इस सिद्धांत में विस्थापन के कारणों को हम सम्मिलित करते हैं। ज्वारीय बल के अधीन उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका पश्चिम में खिसकने लगे
तथा गुरुत्वाकर्षण एवं पल्लवलशीलता के बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर तथा ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हो गए। इस प्रकार से ये सिद्धांत, अब इसके लिए कुछ प्रमाण भी हम देखेंगे कि ये प्रमाण भी हम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बिना प्रमाणों के तो कोई सिद्धांत हो नहीं सकता। उसमें हम प्रमाणों की जब बात करेंगे, उसके अंदर जिग्सा फिट साम्य स्थापन वाला जो सिद्धांत है, अंध महासागर के दोनों किनारों में समरूपता जो पाई जाती है उसके आधार पर जब हम उनको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कहाँ, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट एवं यूरोप को जोड़ा जा सकता है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अफ्रीका को भी जोड़ा जा सकता है, ब्राज़ील के उभार को गिनी की खाड़ी में सेट किया जा सकता है। ये था जिग्सा फिट का मतलब सेट कर सकते उसके आधार पर प्रमाण। इसमें यहाँ इस मानचित्र के द्वारा दिखाया गया कि इनको जब हम आसपास में लेके आएंगे तो ये एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। उसके अलावा है भूगार्भिक प्रमाण, वहाँ पर जो पाई जाने वाली चट्टानें और शैलें जो हैं इन्हीं तटों के ऊपर उनमें समानता पाई जाती है। उसके अलावा भूगणितीय प्रमाण, जिसमें ग्रीनलैंड निरंतर पश्चिम की ओर 4.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से सरक रहा है, ऐसा इसके अंदर माना जाता है। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में जो लेमिंग नाम का जीव है, उसकी जो प्रकृति है वो हमेशा पश्चिम की ओर गमन करने की है। पहले कभी स्थलीय भाग रहा होगा तो आज भी उस दिशा में गति करता है, ये भी एक प्रमाणित है। उसके अलावा पूरा वनस्पति शास्त्र के अंदर हम उस प्रमाण के आधार पर हम देखते हैं कि बहुत सारी वनस्पतियाँ, जब ये जिग्सा फिट वाली बात करते हैं और उन क्षेत्रों के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ दोनों तटों के अंदर वर्तमान में बहुत दूरी है, लेकिन वहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उनके अंदर समानता हमको देखने की को मिलती है। इसके अलावा जैसे विश्व में कोयले का जो वितरण हम देखते हैं, वहाँ पर भी जैसे हम बात ही यहाँ पर करते हैं कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस काल के अंदर कोयले की उत्पत्ति को से जोड़ा जाता है। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में वनस्पतियों के दबने एवं सड़ने से हुआ तथा वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में भूमध्य रेखा यूरेशिया से होकर गुजरती थी, इसलिए वहाँ पर उष्णार्द्र जलवायु के कारण घने वन विकसित हुए और वही वन किन्हीं काल घटनाओं के फलस्वरूप कालांतर में वो नीचे दब गए। दबाव के कारण और तापमान अधिक होने के कारण वो वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से ये प्रमाण दिए गए। उसके बाद में अब इस सिद्धांत से संबंधित कुछ आलोचनाएं भी हमको देखने को मिली, उसको परीक्षित करके और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको कहानी की भांति पढ़ें और फिर इसी से संबंधित जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है, जो सर्वमान्य है, वो है प्लेट विवर्तनी की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।